नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश का सवाल लेकर हाजिर हैं हम, और आज बात देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों की कर लेते हैं। ओमिक्रॉन बड़ी तेजी से देश भर को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। पिछले 18 दिनों में नए वेरिएंट के केस में 100 गुना बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन क्या हमने पिछले साल के कोहराम से सबक लिया है? क्या हम कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को सच साबित करने पर तुले हुए हैं? क्या हम अपनी और दूसरे लोगों की जान से नहीं खेल रहे? इससे बड़ी बहस और कोई चिंता दूसरी नहीं हो सकती। लेकिन ये लोगों की जान से जुड़ी हुई चिंता है, हमारी और आपकी भी जान से जुड़ी हुई। जरा सोचिए, भारत जैसा विकासशील देश तो क्या, विकसित देश भी ओमिक्रॉन के खतरे से नहीं बच पा रहे हैं। ऐसे में हमारे यहाँ बाजार, मॉल, बढ़ती भीड़, ये नतीजे क्या होंगे? 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे के बीच इन राज्यों में चुनावी रैलियां, चुनावी बातें, चुनावी भीड़ अक्सर दिखने लगी है। हजारों की संख्या में लोग भी दिखने लगे हैं। पिछले साल पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के दौरान चुनावी रैलियां हुई, नतीजा पूरे देश ने देखा, भोगा भी। क्या हम चाहते हैं कि इस साल यही हालात फिर से बन जाए? और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आपको बता देते हैं। गौर से सुनिएगा, बहुत जरूरी बातें हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 17 राज्यों को ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अपने चपेट में ले लिया है। कुल मामले अब तक 322 हो गए हैं, जो कि 2 दिन पहले 156 पर थे। ब्रिटेन में एक दिन में, सुनिएगा गौर से, नोट कीजिएगा, एक दिन में रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ गए हैं। तो पिछले एक हफ्ते में यूरोप में और ज्यादा, गौर से सुनिए, देश का सवाल नहीं, आपकी जान का भी सवाल है। यूरोप में 27,000 मौतें हो चुकी हैं। 27,000 मौतें। क्या कोविड का तीसरा फेज आने वाला है? ओमिक्रॉन देश में क्या तीसरी लहर लाने वाला है? क्या एक्सपर्ट की आशंका सच साबित होने वाली है? हमने कोरोना की दूसरी लहर को देखा, भोगा, लेकिन सबक क्या लिए? क्या भारत पर ओमिक्रॉन का खतरा अब मंडरा रहा है? आज देश का सवाल में अपने गेस्ट, तमाम पैनलिस्ट से इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कोरोना के हालात पर हुई बैठक में क्या कुछ कहा है, सुनिए। ओमिक्रॉन को लेके सब लोग काफी चिंतित हैं, क्योंकि पूरी दुनिया भर से जो खबर आ रही है उसके हिसाब से बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है। उसकी समस्या को डिस्कस करने के लिए और उनकी तैयारियों को करने के लिए आज सुबह मैंने सभी विभागों की मीटिंग ली थी तैयारियां करने के लिए। इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सारी तैयारियां की हैं। पहली चीज तो, अगर ये फैलता बहुत तेजी से तो हमारा वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमने 3 लाख टेस्ट डेली करने की अपनी कैपेसिटी बनाई है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो 3 लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो सकें। दूसरा ये कि पिछली बार जब सेकेंड वेव आई थी, अप्रैल के महीने में जो वेव आई थी, उसमें 26-27 हजार केसेस डेली मैक्सिमम तक गए थे, सबसे ज्यादा से ज्यादा जब हुई थी। इस बार हमने अपनी तैयारी की है 1 लाख केसेस पर डे अगर होते हैं तो उसके लिए भी हमने तैयारी उसके हिसाब से की है। तो हमारा पूरा एफर्ट ये रहेगा, हम जनता से अपील बार बार ये करेंगे कि आप अपने घर पे रहिए, अस्पताल में मत भागिएगा जब तक कि आपके सिम्टम्स थोड़े वो नहीं होते। तो अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आपको हम कोशिश करेंगे आपके घर पे ही, आपके घर के कंफर्ट में आपका इलाज हो। तो हमारा जो पूरा होम आइसोलेशन का मॉड्यूल है उसको हम बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। मैन पावर की इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनने में आ रहा है दूसरे देशों से कि मैन पावर की काफ़ी कमी हो जाती है क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सफिशेंट मैन पावर का इंतज़ाम किया जा रहा है। 2 महीने के लिए मेडिसिन का स्टॉक तैयार किया जा रहा है, वो अगले कुछ दिन के अंदर खरीद लिया जाएगा। 2 महीने के लिए हमारे पास दवाइयों का स्टॉक रहेगा, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल और एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी काफी कुछ कहा है। क्या कुछ, सुनिए। जो सिचुएशन है उसमें कोई ऐसा कोई बदलाव नहीं है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कोविड जो है वो माइल्ड सिम्टम ही लेके आता है। वी आर वॉचिंग एनी चेंज इन द पैटर्न ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द इमर्जिंग केसेस वेरी केयरफुली। थैंक यू।
उसमें ओमिक्रॉन जो है वो माइल्ड इलनेस ही कर रहा है। डेटा यूके से है, डेनमार्क से है और साउथ अफ्रीका से है। सीवियर इलनेस अभी इतनी नहीं देखी जा रही और जो माइल्ड सिम्टम्स हैं, फीवर, बॉडी एक्स, जुकाम, नज़ला, खांसी, इस टाइप के ही लक्षण देखे जा रहे हैं। पर अभी हमें और डेटा चाहिए, तो जैसे जैसे और केसेस बढ़ेंगे, डेटाबेस बढ़ेगा, तो क्लैरिटी आएगी कि और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सर, किस तरह से बचाव करें? बचाव के लिए ट्रांसमिसेबल है ये वेरिएंट ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि चाहे कोई भी वेरिएंट हो, दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक की वैक्सीन लगाना, तो जिन लोगों को वैक्सीन की जरूरत है, जिन्होंने नहीं लगाई है, चाहे वो फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, उनको आगे आके अपना पूरा वैक्सीन लगानी चाहिए। उधर देश में ओमिक्रॉन केस की संख्या बढ़कर 322 हो गई है। बड़ी खबर इस बीच की, जब हम इस चर्चा को लेकर हाजिर हैं आपके सामने, तमिलनाडु में आज 33 नए ओमिक्रॉन मामले मिले हैं। यानी ये वेरिएंट तेजी के साथ फैलना शुरू हो चुका है, संभलने की जरूरत है। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 34 मामले अब हो गए हैं। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 12 नए मामले सामने आए। केरल में ओमिक्रॉन के कुल मामले 29 हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तमिलनाडु में तेजी के साथ ये मामले बढ़ते दिख रहे हैं। हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी भी कोरोना की इस हालात को लेकर बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में देश को लेकर एक खाका और खांचा तय किया जाएगा कि किस तरीके से इस पूरे वेरिएंट का मुकाबला किया जाए। वक्त जो पीक का समझाया और बताया जा रहा है वो करीब फरवरी का है, यानी बहुत बेहतर वक्त है। अभी इसको अगर कंट्रोल कर लिया तो हमारा देश बच जाएगा, लेकिन अभी अगर हमने ढील छोड़ दी तो बहुत कुछ खास से निकल जाएगा। तमाम खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है कौशल कांत जी आपका। आलोक शर्मा भाई मेरे साथ तस्वीरों में आपको देख रहे होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आलोक भाई आपका भी। किशोर तिवारी सर बहुत दिनों से हमारे साथ लगातार जुड़ते रहे ऐसी चर्चाओं में। किशोर जी आपका भी बहुत स्वागत है, शिवसेना से हैं हमारे साथ। और डॉक्टर विवेक, एचओडी कार्डियो, अपोलो अस्पताल, मेरे साथ जुड़े हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर विवेक आपके पास आऊंगा। संक्षेप में हमें बताइए, मुझे लगता है देश को एक बार फिर से बताने की जरूरत आ पड़ी है, कितने गंभीर हालात हैं और कितना गंभीर अब भविष्य दिख रहा है। देखिए, ऐसा है, हालात गंभीर हैं और हमको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। खास करके कोविड वेव 2 के जो हमें बहुत ही खराब एक्सपीरियंसेस हैं, जब 4000 से ज्यादा मृत्यु हो रही थी और 4 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे थे। नीति आयोग ने भी कहा है कि शायद 14 लाख पर डे केसेस आएंगे। 2-3 स्टडीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक स्टडी NICD की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो NICD अमेरिका है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के जो वेरिएंट है उसको देखा कि जो नवंबर के बाद जो दिसंबर 23 चल रहा है, इसमें पर डे नंबर ऑफ केसेस थोड़े कम हुए हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि टोटल मॉर्टेलिटी इस बीमारी में जो ओवरऑल है दैट इज लेस देन 1%, इवन 0.2-0.4% है, क्योंकि डेथ्स बहुत कम हुई हैं। जो कि अमेरिका में केसेस नंबर जरूर 1,80,000 के आसपास आ रहे हैं, लेकिन वो केसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भारत में क्या बात है, भारत में 65% पॉपुलेशन को एलिजिबल पॉपुलेशन को डबल वैक्सीनेशन हो चुका है। करीब 30% लोगों को सिंगल वैक्सीनेशन है। ऐसे केसेस में हमको ये सोचना पड़ेगा कि आगे की स्थिति क्या होगी। अब देखिए, कई एक्सपर्ट्स की राय है कि ये वीक होगा, इट विल नॉट बी दैट विरुलेंट एज डेल्टा वेव। इसमें क्या 2 रीजन है। जो एक कैम्ब्रिज की स्टडी है उसमें ये बताया गया है कि जो इसका जो ब्रोंकस में तो काफी फास्ट बढ़ता है, यानी कि ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लेकिन नीचे लंग्स में जाने के बाद लंग्स में जो जिस हिसाब से डेल्टा वायरस खराब करता है, डेल्टा वेरिएंट उतना बुरी तरीके से नहीं फैलता है। यानी कि सीरियस निमोनिया रिक्वायरिंग ऑक्सीजन इज नॉट सीन इन दिस पर्टिकुलर वायरस। ये कैम्ब्रिज की स्टडी है। साउथ अफ्रीका ने भी काफी स्टडी करी है, उनका भी करीब यही मानना है। लेकिन अगर केसेस जैसा कि नीति आयोग ने कहा, जबकि ये 5 टाइम्स मोर कॉन्टिजियस है, कॉन्टिजियस मतलब क्षमता, किसी ने 3 टाइम्स कहा डेल्टा के, किसी ने 5 बार कहा। इफ इट इज 5 टाइम्स मोर कॉन्टिजियस, तो भारत देश में अगर हमारे पास एलिजिबल पॉपुलेशन में 11 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी है जिनको कोई वैक्सीन भी नहीं लगी है, और नेचुरल इम्यूनिटी की बात करें वो करीब 75% लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी है, लेकिन 25% को भी नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है। दैट इज कमिंग फ्रॉम सीरो सर्वेलेंस, यानी किस किस को एंटीबॉडीज बन चुकी हैं।
तो हमारे पास एक लार्ज पॉपुलेशन है विच इज डबल द पॉपुलेशन ऑफ जी। यूके और फ्रांस को मिला लें। और ये पॉपुलेशन आपने कहा कॉन्टेजियस बहुत है, फैलता बहुत तेजी से और खतरनाक स्तर यहां पर अख्तियार कर सकती है। लेकिन हम यही चाहेंगे कि इसमें मौत किसी का, भले ही मोर्टेलिटी रेट क्यों ना कम हो, लेकिन मौत किसी की ना हो। मैं कौशल कांत जी आपके पास सबसे आखिर में आना चाहूंगा। मैं शुरुआत, क्योंकि आप सरकार का भी प्रतिनिधित्व करेंगे तमाम जवाबों में, आलोक शर्मा जी से मैं शुरुआत कर लेता हूं। आलोक भाई, हम पिछले साल को भूले नहीं हैं जब पश्चिम बंगाल में चुनाव भी था, हम कोरोना की दूसरी लहर के साए में भी आ चुके थे और हमने देश को उस हालात में देखा है जब वाकई देश को संभालने के लिए हमें तमाम जद्दोजहद कोशिशें करनी पड़ी थी। आगे आने वाला भविष्य भी ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, रैलियां होनी शुरू हो गई हैं। मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन इस पर क्या किया जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं? क्या राजनीतिक दल एका कर सकते हैं पिछले अनुभवों को देखते हुए? क्योंकि जनता सभी की है और सभी जनता का भला सोचते भी हैं। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक सरकार से और एका करना कोई ऐसा विषय नहीं है कि एका नहीं है। अगर विपक्ष ने सवाल उठाए कि वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए थी, तो मैं समझता हूं उसका फर्ज है। विपक्ष ने अगर सवाल उठाए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन होने के बावजूद बिना ऑक्सीजन के लोग मर गए, तो ये विपक्ष का काम है। अगर सीरो सर्विस सरकार रोक देती है तो विपक्ष सवाल उठाएगा। तो विपक्ष पूछेगा कि वे विदेशी यात्रियों को ट्रैकिंग कैसे कर रहे हैं। विपक्ष पूछेगा आईसीएमआर की अभी तक मीटिंग क्यों नहीं हुई है। विपक्ष पूछेगा कि जो 30 सितंबर तक सबको वैक्सीनेट करने की मोदी जी की घोषणा थी, उसका क्या हुआ। विपक्ष पूछेगा कि आपने कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए। विपक्ष पूछेगा ये सवाल कि थाली और दिया जलाने से, थाली पीटने से ऑक्सीजन कितना मिलता है लोगों को, और गो कोरोना गो बैक के नारे लगाने से जो केंद्रीय मंत्री लगाते हैं उनका क्या हुआ। क्यों आपने हेल्थ मिनिस्टर को बदल दिया, क्या आप फेल हुए थे। मुझे लगता है कि इन तमाम सवालों को देश की जनता को भी जानने का अधिकार है और पूरी तरह से विपक्ष भी सवाल उठाएगा। कौशल भाई को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा। अब उनको दिक्कत नहीं होगी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं। तमाम एक्सपर्ट्स भी अपनी ओपिनियन जो देते रहे, तो कहीं ना कहीं सरकार को बचाने की देते रहे। ये विषय विपक्ष और सत्ता पक्ष का नहीं है, ये देश की जनता का विषय है। आज भी जिस तरह के बयान और तमाम चीजें आ रही हैं, पिछले साल फरवरी में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, उसमें डिक्लेयर कर दिया गया, रेजोल्यूशन पास हुआ कि बिना वैक्सीनेशन के हमने कोरोना पर काबू पा लिया। और फिर मार्च में क्या हालत हुई पूरी जी। आज का जो समय है वो हालत ये नहीं है कि केजरीवाल जी ने कह दिया कि 1 लाख केस भी आएंगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा और ये और वो सब हो जाएगा। पिछले साल ऑक्सीजन के स्टोरेज के टैंक नहीं थे इनके पास। नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने वाले टैंकर की परमिशन इस केंद्र सरकार ने 3 महीने में दी। ये छोटा विषय नहीं है, ये केवल हेल्थ तक भी सीमित नहीं है। मैं समझता हूं कि इसका जितना व्यापक असर शिक्षा के ऊपर पड़ा है, पिछले 2 वर्षों में बच्चों की शिक्षा की जो हालत हो गई है और जिस तरह से अर्थव्यवस्था। आलोक भाई आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। आपने इसको बहुत वृहत किया और वृहत किया जाना जरूरी भी है, क्योंकि असर कई तरफ से पड़ रहा है। सरकार को काम करना चाहिए। मैं आपके पास आऊंगा। नहीं आ रहा है आलोक भाई, और भी मौका दूंगा आपको। मेरे साथ किशोर भाई भी इस वक्त जुड़े हुए, शिवसेना के किशोर भाई। किशोर भाई, क्या आपको लग रहा है कि आगे आने वाले दौर से मतलब अगले 1 महीने बाद से जो स्थिति होगी, क्या कोरोना को लेकर बहुत गंभीर होने वाली है? क्योंकि हम चुनाव के भी दौर में जा रहे हैं, एक बार फिर 1 साल पहले की स्थिति में जा रहे हैं और एक नया वेरिएंट भी कहर बरपाने को तैयार है। 2 दिनों के अंदर ही 156 से 322 मामले हो चुके हैं। नहीं, ये देखो, मैं विवेक भाई की इस बात से तो सहमत हूं कि वेरिएंट बहुत जल्दी फैलता है और वेरिएंट के जैसे यूरोप और अमेरिका के जो आंकड़े आए हैं उससे तो ज्यादा फैलाव नजर आ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र जो पिछले साल, राजू भाई, पिछले साल हमें बहुत दिक्कत हुई कि कई बार ऐसा हुआ कि हालात मुंबई वगैरह के तो बहुत बिगड़ गए थे, लेकिन हमको बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ी उस वक्त भी। लेकिन मैं अभी बताता हूं कि आरोग्य के बारे में महाराष्ट्र ने बहुत तैयारी की है। लेकिन राजू भाई, मैं आलोक जी से और विवेक जी से और कौशल से भी ये बात करूंगा कि ये पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, तो आलोक जी ने जो कहा कि एजुकेशन पूरा बर्बाद हो गया, लेकिन मैं महाराष्ट्र के बारे में बता रहा हूँ, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया है। क्या सारी की सारी चीजें अपन रोक देंगे?
क्या देश की आर्थिक विपन्नता में कितना ले जाएंगे, क्या फुकट का अनाज देके कितने दिन देश चलाएंगे। हमें इस कोरोना बीमारी के साथ जीने की आदत डालना चाहिए। मैं अभी बता रहा हूं कि पैनिक बटन दबाने के बाद सरकार तो ये पहले एक ही काम करती कि जो कोई उद्योग है, जो कुछ व्यवहार है, सब बंद कर देती है। सरकार के फ्रंट पर सरकार क्या करती है मालूम नहीं, लेकिन सामान्य लोगों को जो तकलीफ होती है उससे सारे लोग बर्बाद हो गए। जितने कोरोना से नहीं मरे उतने कोरोना के रिस्ट्रिक्शन से मरे। तो इस पे भी डिस्कशन होना चाहिए। आप चुनाव की रैली में लाखों लोग अलाउड करते हैं और यहाँ पे ट्रेनें, बस सब बंद कर देते हैं, सब उद्योग बंद कर देते हैं। तो हमें राजू भाई बहुत सोच समझकर ओमिक्रॉन को डील करते वक्त ऐसा न किया जाए कि मोदी जी शाम को आ जाएंगे, टीवी पे बोलेंगे कि कल से सब बंद। तो उनके बोलने को चलिए इसका जवाब कौशल कांत जी से ही ले लेता हूं। कौशल कांत जी, आपने सुना किशोर भाई को, और उन्होंने आखिरी में यह कहा कि मोदी जी शायद इसका हल लेकर आएंगे, सब कुछ बंद टीवी पर आते ही। क्या हम आगे आने वाले दिनों को उस खतरे की तरह समझ रहे हैं, देख रहे हैं? मेरा सवाल इस बात को लेकर भी है कि हम 1 साल पहले के हालात में हैं, जब बहुत ज्यादा हमले किए गए थे, बहुत ज्यादा सवाल उठाए गए थे कि क्यों ये चुनाव की रैलियां चल रही हैं जब लोगों की जान पर बनी हुई है। हम उसी हाल में आ चुके हैं। कौशल भाई, आपका जवाब। देखिए, पहले तो मैं आलोक जी का धन्यवाद करता हूं। मैं, चूंकि इन्होंने एक बात की है, मैं हमेशा से जब से कोविड चालू हुआ तब से एज ए कोविड एक्सपर्ट की तरह बात करता आया हूं। तो पहले एक डॉक्टर बोलेगा, उसके बाद बीजेपी का प्रवक्ता बोलेगा। डॉक्टर जैसे प्रोफेसर विवेक ने बताया कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी यानी कि फैलने की ताकत करीब 5 गुने ज्यादा है, लेकिन इसकी मॉर्टिलिटी पहले वाले जो हमारा डेल्टा प्लस जिससे हम गुजर चुके हैं उससे करीब 100 गुना कम है। ये अभी तक जो भी मेरे प्रेडिक्शन थे कोरोना को लेकर के लगभग वो सही हुए हैं। और आप मेरे पिछले, जब मैं प्रवक्ता नहीं था उसके पहले के जो मेरे वक्तव्य देख लीजिए, मैंने पहले भी कहा था कि इसकी 3rd वेव आएगी और वो आएगी इसी समय फरवरी मार्च के आसपास। और देखिए फरवरी मार्च के आसपास। अब एक और प्रेडिक्शन बता रहा हूं एज ए डॉक्टर, नॉट एज ए स्पोक्स पर्सन। एज ए डॉक्टर मेरा प्रेडिक्शन यह है कि ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है इसकी विरुलेंस कम है, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है। तो ये एक बायोलॉजिकल वैक्सीन की तरह काम करेगा। और जितना मुझे समझ में है, जितने मेरे को बायोलॉजी एंड मेडिकल साइंस का पता है, उसके हिसाब से इस 3rd वेव के बाद शायद ये कोविड सभी में फैल जाएगा और सबको एक नेचुरल रेजिस्टेंस मिल जाएगी, जिसको मैं बायोलॉजिकल वैक्सीन की बात कर रहा हूं। तो ये एक तरह से एक पॉजिटिव न्यूज भी हो सकती है कि इस 3rd वेव के बाद कोविड एक नॉर्मल वायरस की तरह, जैसे इन्फ्लुएंजा होता है और सारे वायरस रहते हैं, वो रहेगा और समय समय पे कभी कभी आता रहेगा 5-7 साल में। तो ये पहली चीज ये है कि चूंकि हम लोग अभी तक देखिए वैक्सीनेशन, एक सिंगल डोज का वैक्सीनेशन करीब 135 करोड़ से ज्यादा लोगों का हो चुका। सिंगल डोज का मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, चूंकि मैंने नहीं देखा है। तो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्राइमरी वैक्सीनेशन हो गया। सेकेंड डोज की जो बात अभी आएगी, इसमें सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज में केवल 1% की प्रोटेक्शन वैल्यू का फर्क आता है। अगर हम सिंगल डोज वैक्सीनेशन लेते हैं तो 96% हमें प्रोटेक्शन मिलता है, अगर मिल रहा है सबका। और अगर उसको कंपेयर करते हैं तो उसमें 90 जो डबल डोज मिलते हैं उसमें 97% का प्रोटेक्शन मिलता है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टोटल वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है। तो बात ये है कि सब लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। सभी लोगों को अभी एटलीस्ट मास्क जरूर लगा के रखना चाहिए। अब बात आती है सरकार की। अब बीजेपी का प्रवक्ता बोलेगा। बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूं, जो कोविड की टास्क फोर्स बनाई गई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन। कौशल कांत जी, मैं चाहूंगा कि आपने जो चिकित्सकीय तमाम पैमाने यहां पर रखे वो खरे उतरे। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, शुरुआत आपसे ही करूंगा और बीजेपी के प्रवक्ता से जवाब लेने की कोशिश करूंगा। और इस सवाल के साथ याद रखिएगा मेरा सवाल, क्योंकि यह सवाल सभी पर होगा। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं सरकार और तमाम दलों की तरफ से कि एक मत होकर यह कह दें आगे आने वाले चुनाव में कोई भी रैली लोगों के बीच में नहीं होगी, वर्चुअल होगी, क्योंकि देश सबसे पहले होना चाहिए, देश के लोगों की जान सबसे पहले होनी चाहिए। एक ब्रेक लेकर लौट रहा हूं, जल्द हाजिर होता हूं।
आज का चर्चा, आज का मुद्दा वाकई देश का ही सवाल है, क्योंकि हम उस खतरे के किनारे इस वक्त मौजूद हैं जो खतरा देश को एक बार फिर उसी कहर के दौर में ले जा सकता है जैसा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देखने को सामने आया था। तमाम विशेषज्ञों, तमाम डॉक्टरों, तमाम सरकारों ने मिलकर हाथ मिलाए, देश उस खतरे से बाहर निकल कर आया, लेकिन फिर तीसरी लहर, ओमिक्रॉन का खतरा। कौशल कांत मिश्रा जी मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले उन्होंने तमाम चिकित्सकीय पहलू सामने रखे। कौशल कांत जी, अब आप बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जवाब देने की बात कर रहे थे, इस बात को जरा सा जोड़ लीजिएगा मैं अपने जवाब के साथ कि अभी उसी ब्रिटेन के यहाँ, जो ब्रिटेन कह रहा था उसने बहुत कुछ अपने हाथ में कर लिया है, 1 लाख मामले रोजाना आने शुरू हो गए हैं। अब आपका जवाब। देखिए, बात आती है कि जब कोविड जैसी महामारी आती है तो जिस तरीके से ब्रिटेन जैसा देश और अमेरिका जैसा देश घुटनों पे, और जिस तरह से हमारे देश की हेल्थ व्यवस्था थी जहां पे लगभग जीडीपी का 1.8% ही केवल हेल्थ के ऊपर खर्च होता रहा था, जबकि देश को आजाद हुए इतने साल हुए, तो उस समय में इस हालात के बावजूद भी जिस तरीके से देश में कोविड का मैनेजमेंट किया गया, उस मैनेजमेंट के बारे में पॉजिटिव मैं नहीं बोलता हूं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी कहा है। अब बात आती है कि जो विपक्ष इस कोविड के ऊपर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है, मैं उस पर आता हूं। आप देखिए, एक कोविड का ग्रुप बनाया गया है, कोविड का ग्रुप एक्सपर्ट ग्रुप है, वो जो एडवाइस करता है पीएम को, वो उन चीजों को पीएम इम्प्लीमेंट करते हैं और वो चीजें स्टेट में आती हैं और स्टेट उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि कोविड जैसी चीजों पर विपक्ष की बात माननी चाहिए या एक्सपर्ट ग्रुप की बात माननी चाहिए। और भाई साहब किशोर जी बोल रहे थे कि अगर लोग मर रहे हैं, आज तक हैं, उससे ज्यादा लोग बीमार होने लगेंगे, तो अगर एक्सपर्ट ग्रुप की अगर ये एडवाइस होगी कि लॉकडाउन लगना चाहिए, तो क्या विपक्ष के कहने पे लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए? नहीं, हर एक जनता के, हर एक नागरिक की जिंदगी उतनी ही कीमती है। तो जो एक्सपर्ट ग्रुप कहेगा, देश उस पे चलेगा, सरकार उस पे चलेगी। अच्छा कौशल कांत मिश्रा जी, मैं आपकी बात समझ गया कि विशेषज्ञ हैं वो तय करेंगे, उनकी सलाह को सरकार मानेगी। लेकिन जब कोरोना का कहर था, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए, तमाम चीजें बंद कर दी गई और कहा गया ऑनलाइन पढ़ाई होगी। क्यों? अगर बाहर निकल कर जाएंगे तो संभावित खतरा हो सकते हैं या खुद पर खतरा बन सकते हैं। मेरा वो सवाल जो मैंने ब्रेक के पहले आपके सामने रखा था, खतरा सामने है, हम समझ रहे हैं, एक्सपर्ट अगर ना भी बताएं तो क्या इस बार आप अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि कोई भी रैली नहीं होगी, सब रोकी जाएंगी, सब जनता के सामने वर्चुअली जाएंगे, पेपर के जरिए जाएंगे? मुझे लगता है कि इसमें सारी पार्टियों को एक साथ मिलकर के बातचीत करनी चाहिए और एक कॉमन एजेंडे पे काम करना चाहिए, देश हित में और हर नागरिक के हित में। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात कभी कभी जैसे कहा जाता है कि इलेक्शन टलेगा नहीं टलेगा, ये सारे डिसीजन चुनाव आयोग नहीं, मैं इलेक्शन टलने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे प्रवक्ता के तौर पर एक कमिटमेंट सुनना चाहता हूं। क्या आप पक्षधर हैं अपनी पार्टी की तरफ से वर्चुअल सारी रैली करने के? हटाइए लोगों तक इंटरेक्शन, नहीं होगा, क्योंकि खतरा आपको भी है, खतरा जनता को भी है। मैं आपसे एक देश का सवाल में कमिटमेंट चाहता हूं, क्या आप इसके पक्षधर हैं? अगर सब लोग, पब्लिक यही डिमांड है और पब्लिक की जान की रक्षा के लिए अगर हमें वर्चुअल रैली करना चाहिए तो हमें करना चाहिए। अगर हम कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का पालन नहीं करवा पाते, अगर गाइडलाइंस नहीं वायलेट हो रही, तो यस, हमें वर्चुअल रैली पे जाना चाहिए। वो तो हमने तस्वीरें देख ली थी पिछले साल, कोविड मैनेजमेंट इन रैलियों में कितना पालन किया गया सभी जानते हैं। आलोक शर्मा जी के पास आऊंगा। आलोक जी, कौशल जी को आपने सुना, आपका जवाब? देखिए, मुझे बड़ा डॉक्टर लोग भी जाते हैं तो प्रोडक्शन करने लग जाते हैं, वो साइंस से अपना नाता तोड़ लेते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कौन सी केंद्र सरकार की कमेटी काम कर रही है? जो सरकार ये कहे हमारे पास कितने माइग्रेंट मजदूर मरे, उनका कोई डाटा नहीं है। जो सरकार ये कहे कि ऑक्सीजन की कमी के बगैर एक भी मौत नहीं हुई है, उसके प्रवक्ता कैसे डिफेंड कर सकते हैं? ये कह रहे हैं कि साहब 2014 से पहले तो देश में कुछ होता ही नहीं था। वो तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि जो लोग जन्म लेते थे 2014 से पहले, उनको शर्म आती थी भारतीय बताने में। लेकिन मैं डॉक्टर साहब को बता दूं, तो क्या अब ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि हिंदुस्तान 2014 में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन था वर्ल्ड में, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन था, और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी था ऑक्सीजन का और वैक्सीन का भी।
ये शायद वो मोदी जी से शायद अब बता देंगे जाके उनको, मोदी जी को। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अभी तक लागू है। जो सरकार पीएम केयर्स फंड का ये ना बताए कहां से कितना पैसा आया और कहां खर्च हुआ, उससे क्या उम्मीद करें। अभी तुरंत चाहिए कि जो जीएसटी का राज्यों का पैसा बकाया है उसको दें, और जो टैक्स की लूट अभी पिछले कई वर्षों से चल रही है उसका भी पैसा जो है वो राज्यों को दें। वैक्सीन लगाने का मोदी जी का रोज जन्मदिन मनाएंगे, रोज 1-2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाएं। हम कह रहे हैं हम भी शामिल होंगे, हम भी केक खाएंगे मोदी जी के जन्मदिन का। एक कमेटी का नाम बताएंगे डॉक्टर साहब जो आज हेल्थ के लेवल पे डिफरेंट स्टेट्स का काम कर रही हो कि भाई कोऑर्डिनेशन है, और ये या कोई एक लेबर कोई कमेटी के किस तरह से मूवमेंट होगा, क्या होगा, उसके ऊपर कोई एक कमेटी हो तो उसके चेयरमैन का नाम बता के जाइएगा इंडिया न्यूज के दर्शकों को। ये सरकार नहीं है, ये ड्रामा कंपनी, ये प्रचार कंपनी है। ये तो इनके हेल्थ मिनिस्टर कहते थे ना, वो ये तो महामारी है ही नहीं, राहुल जी ऐसे ही कह रहे हैं। तो आज कह रहे हैं कि साहब विपक्ष जो है वो सवाल पूछ रहा है। विपक्ष ऑक्सीजन की भी पूछ ले तो इनको मिर्ची लगती है। तबलीग की जमात पर ये लोग 2-2 महीने टीवी पर डिबेट करवाते हैं, तब ठीक रहता है। तो महामारी थी ही नहीं, ऐसे ही हो गई, ये तो वैसे ही हो गया। एक डाटा इनके पास नहीं, सीरो सर्वे बंद कर दिया इन्होंने। या अभी कह रहे थे विदेशों में बड़ा वो हुआ, विदेशों की मैगजीन्स पढ़ लीजिए जाकर क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरा सिस्टम फेल हो गया। अभी भी ये लोग अगर आंख पर पट्टी बांधकर बैठे रहेंगे तो सरकार का वही होगा जो पहले होता आया है, कि जिस तरह से फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में अर्थव्यवस्था का बंटाधार हुआ है। मोदी जी तो 35 रुपए में डॉलर दे रहे थे, आज कहां डॉलर चला गया है। 45 देशों में आलोक जी रुपया टूटा है। आलोक जी चलिए आलोक जी मैं पूछ लेता हूं एक चीज, और मुझे लगेगा आपको खराब नहीं लगेगा। आने वाले चुनाव को लेकर जो सवाल मैंने कौशल कांत जी के सामने रखा, क्या आप पक्षधर हैं कांग्रेस जैसी पार्टी की तरफ से? क्या मैं आपसे इस कमिटमेंट को ले सकता हूं, मांग सकता हूं कि आप लोग भी खड़े होकर कहें कि कोई रैली ऑन ग्राउंड नहीं होगी, सब वर्चुअल होंगी, जनता पर जाएंगे लेकिन जनता पर वर्चुअली ही जाएंगे? नहीं, कैसे मान ले उस चीज को? सारा वर्चुअल डाटा तो बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के यहां तो पेगासस लगा रखे हैं। इलेक्शन कमीशन मद्रास हाई कोर्ट कह रहा है कि पूरा इलेक्शन कमीशन का डाटा बीजेपी की गिरफ्त में है, ऑन रिकॉर्ड है ये। नहीं, अब एसआईटी बनाई गई है। मैं अभी इनकी छोटी चीजों में आलोक भाई सादर पूछ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आप समर्थक हैं कि लोगों की जान, अपनी खुद की जान इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाने के लिए संपर्क, लोगों तक पहुंच बनाए लेकिन उसके जरिया ऑनलाइन रखा जाए? क्या आप समर्थक हैं इसके? क्या बीजेपी का जो 700 लोग यहाँ अशोका रोड पर बैठकर ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उसका मुकाबला एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ने वाला उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का कर सकता है? कंपैरिजन कर सकता है? हालात वो नहीं है। क्या इलेक्शन कमीशन सबको इक्वल प्लेटफॉर्म देगा सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया पर बीजेपी की भी 10 पोस्ट जाएंगी और कांग्रेस की भी 10 जाएंगी और समाजवादी पार्टी की भी? अगर ऐसा हो सकता है तो हम जरूर पक्षधर हैं। इसका मतलब मुझे इशारा मिल रहा है जमीन पर तो जाना ही होगा। फिर हम एक दूसरे को आलोक जी कोसना छोड़ दें। किशोर भाई को मौका दूंगा, वक्त कम है। किशोर भाई, इक्वल प्लेटफॉर्म किशोर जी, आ रहा हूं कौशल कांत जी। किशोर जी, डॉक्टर साहब भी समझ रहे हैं, यानी राजनीतिक दल जाएंगे, ग्राउंड पर जाएंगे और फिर एक दूसरे को कोसेंगे। किशोर भाई देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, कौशल मिश्रा जब पॉलिटिकल प्रवक्ता बने तो उनकी लैंग्वेज पूरी बदल गई। तो कौशल मिश्रा ऐसा बोल देना था कि बायोलॉजिकल वायरस वैक्सीन सबको आ गया, अब कोई जरूरत नहीं। देखिए, मैं अभी भी बताता हूं, राजू जी, यूपी के चुनाव के बाद लॉकडाउन लगेगा, उसके पहले तो लग ही नहीं सकता। मोदी जी क्राउड के बगैर बात ही नहीं करते, वर्चुअल वगैरह में उनका भरोसा नहीं है। देखिए, अब सब पॉलिटिकल पार्टियां एक कंसेंसस बनाए कि किस तरीके से इलेक्शनिंग होगा, तो मुझे लगता है कि नाइंसाफ लोगों की मौत नहीं होगी। लेकिन जैसा अभी कौशल जी, मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये पहली वेव आई, दूसरी वेव आई, तीसरी वेव आई, चलो आगे चल के चौथी भी वेव आएगी, क्या जिंदगी ऐसी रोक देंगे आप? भारत तरीके देश में जहां 140 करोड़ लोग हैं, आपको कुछ पर्याय निकालना पड़ेगा। तो पर्याय निकालकर एक तो जिंदगी भी चलती रहे और बीमारी भी नहीं फैले। तो जो भय की राजनीति आप करते हैं ना, तो चुनाव के पहले नहीं करते। ठीक है किशोर भाई, समय कम है, मैं जरा सा कौशल जी से जवाब ले लेता हूं। कौशल जी, किशोर जी का कहना है कि मोदी जी को तो भीड़ की जरूरत होती है,
वो खुद ही नहीं शायद मानेंगे। क्या जवाब है आपका? आलोक जी भी यही बात कह रहे थे। तो लीजिए, वर्चुअल रैली की शुरुआत सबसे पहले मोदी जी ने की थी। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर पॉलिटिकल सर्किल में फ्यूचर तो मोदी जी की शुरुआत होगी। दूसरी चीज, जो वैक्सीन की बात कर रहे थे, आप ये समझिए जब से महामारी आई और वैक्सीनेशन करीब 1 साल नहीं हुआ, लगभग पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन दिया जा चुका। वहीं पर पल्स पोलियो का वैक्सीनेशन करने में कम से कम 10 साल से ज्यादा लगेगा समय से। तो जो एक पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है और जो एक्सपर्ट की एडवाइस होगी, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं किशोर जी, अगर एक्सपर्ट कहेंगे कि लॉकडाउन लगना चाहिए और वो जब कहेंगे तब लॉकडाउन लगेगा, अगर वो कहेंगे नहीं लगना चाहिए तो नहीं लगेगा। सरकार, सर एक मिनट, सरकार केवल इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे सरकार नहीं, अब आप मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक्सपर्ट की एडवाइस के ऊपर कोविड का प्रोटोकॉल डिसाइड होगा, ना कि पॉलिटिकल। चलिए डॉक्टर विवेक से पूछ लेते हैं। डॉक्टर विवेक को बीच में ले आते हैं। डॉक्टर विवेक, आप सभी को सुन रहे हैं, पैनलिस्ट को आप देख रहे हैं, क्या आपको अब समझ में आ रहा है कि हम अगले 1 महीने बाद किस स्थिति में आने वाले हैं? आप एज एन एक्सपर्ट ही बता दीजिए कि क्या स्थिति होने वाली है और क्या होना चाहिए। देखिए, ऐसा है, ये महामारी जो ओमिक्रॉन वायरस है, म्यूटेंट वायरस है, इट हैज गॉट द पावर टू पेनिट्रेट अगेंस्ट द वैक्सीनेटेड एज वेल एज नेचुरल इम्यूनिटी। मेरी राय एज एन एक्सपर्ट बिना बायस की ये होगी कि इलेक्शंस के कुछ पोर्शंस को वर्चुअल रैली करनी चाहिए और शायद आदरणीय मोदी जी, जो कि बहुत ही ज्यादा जनता का ध्यान रखते हैं, इलेक्शन इज वन प्लेस और अदर। मैं समझ पा रहा हूं जी, आप जो कह रहे हैं कि वर्चुअल रखना चाहिए, वर्चुअल समय की मांग है। मेरे पास भी समय थोड़ा सा कम है, लेकिन एक बात यहां पर समझ में आ रही है, आगे आने वाले दिनों में तमाम जो राजनीतिक दल हैं जिनकी अपनी अपनी सोच है, और मैं इस बात को मानता हूं कि सबकी सोच देश की बेहतरी के लिए है, तो शायद कुछ एक ऐसी चीज निकलकर जरूर आएगी कि भीड़ में जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि भीड़ में इन नियमों का पालन करवाना कितना मौके पर दिखता है वो हमने तस्वीरों में भी देखा है। लिहाजा चुनाव शायद हो, लेकिन उनको होल्ड करने या उनके लोगों तक जाने का तरीका बदलना वक्त की मांग हो चली है। उम्मीद है सभी राजनीतिक दल इस बात पर ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन से भी लड़ना है और देश को बचकर सुरक्षित भी निकल कर आना है। फिलहाल देश का सवाल में इतना ही।